कि जो एडजर्नमेंट का प्रोविजन है, ये आपने देखा कि ऑर्डर 17 है सीपीसी का। अगर इस पूरे ऑर्डर को हम पढ़ें तो इसका लबो लबाब ये है, ये ऑर्डर ये कहता है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में 3 से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, और अगर स्वीकृत किए जाएंगे तो किन परिस्थितियों में? अगर कोई कैसी हो, अनअवॉइडेबल कंडीशंस हो, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो पक्षकारों के नियंत्रण में ना हो, वहां पर आप क्या कर सकते हैं? एडजर्नमेंट दे सकते हैं। लेकिन एडजर्नमेंट के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि यहां न्यायालय को क्या है? डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन क्यों दिया गया? क्योंकि जो एडजर्नमेंट्स आते हैं उसकी जो भी केसेस आपके सामने पेंडिंग हैं, उन सारे केसेस के या जो भी पक्षकार होते हैं, उनके अधिवक्ता होते हैं, सबका जो आचरण होता है वो हर एक मामले में अलग अलग होता है, यानी कि उनकी तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए न्यायालय को यहाँ डिस्क्रिशन दिया गया। डिस्क्रिशन क्या दिया गया कि भाई कब आप किन किन परिस्थितियों में, ये कोई ऐसा एक गिना चुने कोई मानक नहीं बनाए गए, लेकिन कुछ इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाया जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें बताई गई कि जहां पे आप उनका एडजर्नमेंट उनको अलाउ कर सकते हैं, उनको अवसर दे सकते हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई जहां पे आप उनका एडजर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे। तो मोटे मोटे रूप से क्या है कि सामान्य सिद्धांत क्या है कि स्थगन स्वीकृत करना या स्वीकृत करना ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, और स्वीकृत अस्वीकृत कैसे किए जाएंगे ये गाइडेड बाई सम जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं, ये बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस होने चाहिए। इन सारी चीजों को आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एडजर्नमेंट के एप्लीकेशन का निस्तारण करना चाहिए। अगर परिस्थितियां लग रही हैं कि नहीं ये पक्षकार बहुत ही डिले कर रहा है, या ये पक्षकार का कंडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, या ये उसको बार बार रिपीट कर रहा है उन्हीं सारी परिस्थितियों को, तो आप उसका एडजर्नमेंट खारिज भी कर सकते हैं। तो देखें आप कि यहाँ 2 परिस्थितियां हो सकती हैं कि भाई कोई भी एडजर्नमेंट आपके सामने जो आएगा वो आप किन परिस्थितियों में अलाउ कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में डिसअलाउ कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि भाई प्रत्येक मामले की जो तथ्य और परिस्थितियां वो अलग अलग है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हम बता दें आपको। जैसे मान लीजिए जब आप अलाउ कर रहे हो तो आप ये देखें, मान लीजिए कोई पक्षकार है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, बीमार हो गया मान लीजिए, या इनके अधिवक्ता बीमार हो गए, या तो पक्षकार बीमार हो गए या अधिवक्ता बीमार हो गए, या अगर साक्ष्य के लिए पत्रावली नियत है और जो साक्षी है उसको समन भेजा गया, वो समन उस पे विटनेस पे समन सर्व ही नहीं है, तो जो विटनेस पे समन सर्व नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? तो ऐसी परिस्थितियों में आपको एडजर्नमेंट देना पड़ेगा, है ना। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि भाई ये परिस्थितियां, जैसे कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको एडजर्नमेंट देना चाहिए, उनका स्थगन स्वीकार करना चाहिए। ठीक, आप उन पे कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब इस प्रकार की कंडीशंस में आप जा रहे हो तो आप क्या करें कि जो डेट है, तिथि है, वो बहुत लघु यानी कि छोटी छोटी तिथियां नियत करें। क्योंकि पक्षकारों के देखिए जो भी आशय रहते हैं, जिनको ऐसा लग जाता है कि नहीं साहब हमारे केस में कोई दम नहीं है, वो ये प्रयास करते हैं कि ये केस जितना लंबा से लंबा चले, या कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं वो सिर्फ दूसरे को परेशान करने के लिए ये किए जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में जो पक्षकार होते हैं ये चाहते हैं कि केस लंबा चले, लंबी तिथि मिले, तो आप क्या करें कि उन सारी चीज़ों पे आप नियंत्रण रखें। एडजर्नमेंट की जो भी एप्लीकेशंस आए उनको आप पर्सनली देखें, पर्सनली देखने के बाद आप उसमें लघु तिथि नियत करें, ये आप ध्यान रखें। छोटी छोटी तिथियां जब आप नियत करेंगे तो जल्दी जल्दी वो फाइल आपके पास आएगी, आप उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब देखिए दूसरी परिस्थिति कि आप कौन कौन से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आपको डिसअलाउ करना है उनके एप्लीकेशन को। मान लीजिए देखिए अक्सर आएगा कि साहब जो एडवोकेट हैं वो फला कोर्ट में व्यस्त है, ये अक्सर एक आधार दे करके वो आते हैं कि जो अधिवक्ता है वो साहब फला कोर्ट में व्यस्त है, और अगर इस आधार को आप मान लेंगे तो तब तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर अधिवक्ता कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा। तो
तो हमारे जो माननीय उच्चतम और उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा कि ये जो आधार है ये एडजर्नमेंट का आधार नहीं हो सकता। या दूसरी कंडीशन देखिए डिसअलाउ करने की क्या हो सकती है, कंडक्ट। अब ये कंडक्ट पक्षकारों की भी हो सकते हैं, उनके अधिवक्ताओं की भी हो सकते हैं कि मान लीजिए पक्षकार ने ये कहा पिछली डेट को, जो पिछली तिथि थी उसमें उनके अधिवक्ता और पक्षकारों ने आश्वासन दिया कि साहब फला जो डेट है आप ये लगा लीजिए, उसमें हम जरूर ये फला कार्यवाही में भाग लेंगे या हम ये एविडेंस अपना फाइल करेंगे, और उसके बाद भी नहीं करता और उससे पहले भी उसका कंडक्ट कर इसी प्रकार से रहा। तो आप ध्यान रखेंगे कि उन सारे डेटास को जो उसने आचरण किए हैं वो आपके आदेश पत्रक का भाग जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग नहीं होंगे तो जो आपका आदेश होगा वो रिजल्ट नहीं होगा। जब रिजल्ट नहीं होगा तो वो टिक नहीं पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कंडक्ट मान लीजिए पार्टीज का या काउंसिल का अच्छा नहीं है या कोर्ट में अच्छा नहीं रहा है तो आप वहाँ पे उनका एप्लीकेशन डिसअलाउ कर सकते हैं। और भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि मान लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने या आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, इन्होंने उस पत्रावली को एक निश्चित समय में निर्धारित तय करने के लिए आदेश पारित कर रखा है। ये भी परिस्थिति हो सकती है। और अगर ऐसी परिस्थिति है और उसमें बार बार एडजर्नमेंट आ रहे हैं तो वहां भी आप ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं टाइम बाउंड यानी कि एक समय निर्धारित समय में उसको विस्तारित करने के, उसके आधार पर भी आप उनका एडजर्नमेंट खारिज कर सकते हैं। एक परिस्थिति और हो सकती है कि भाई ऐसा हो सकता है रिसेंटली आप देख रहे हैं कि एक्शन प्लान का बड़ा मामला चलता है डिस्ट्रिक्ट में। एक्शन प्लान का मतलब जो आपकी पुरानी फाइल, मान लीजिए फाइल बहुत पुरानी है और उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जगह उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे मेरे पास एक 1974 की फाइल थी, अब उस 1974 की फाइल थी, अब उसमें पता चले कि रोज एडजर्नमेंट है तो भाई ये ग्राउंड बनेगा, भाई ये पत्रावली बहुत प्राचीन है और इसमें हम आपका एडजर्नमेंट स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो आप इन आधारों पे आप उनके एडजर्नमेंट को खारिज कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार यही कहूँगा कि ये जो आधार हमने आपको बताए हैं किसी भी स्थगन आदेश के स्वीकार अस्वीकार करने के, ये उदाहरण स्वरूप है। ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके सामने कोई विशेष परिस्थिति पैदा हुई हो किसी मामले में, तो आपको हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा, अपने न्याय विवेक का प्रयोग करना होगा। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी एडजर्नमेंट या स्थगन स्वीकार और अस्वीकार करना होगा। अब हम लोग ये आते हैं, ये देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से आप स्थगन स्वीकार करने या कोई हर्जा आरोपित करने का आदेश कैसे पारित करेंगे। हम लोग एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए एक ए नामक सूट आपके यहाँ लंबित है। ए नामक सूट ये प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए नियत है, प्रतिवादी की साक्ष्य के लिए नियत है। साक्ष्य में आपको पता है सिविल साइड में मुख्य परीक्षा में क्या आते हैं, एफिडेविट्स आते हैं। एफिडेविट्स आते हैं, बी इसमें वादी है। अब जिस तिथि को ये ए पत्रावली जिसका प्रतिवादी सी है, एक साक्ष्य के लिए उसके साक्ष्य के लिए नियत है एक निश्चित तिथि को, उस नियत तिथि को सी क्या करता है, स्थगन लेके आपके सामने प्रकट होता है। यानी कि अभी पहली तारीख है, मान लीजिए कि प्रतिवादी साक्ष्य की अभी पहली तारीख है और पहली तारीख में वो स्थगन लेके आपके सामने प्रकट होता है। खास आप लोग तैयारी नहीं कर पाए या वकील साहब बीमार हैं या पक्षकार बीमार हो गया, पक्षकार बाहर चला गया, इस प्रकार का कोई ग्राउंड लेके आपके सामने प्रकट होता है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप हम कुछ व्यवहारिक नजरिया बताते हैं कि कैसे आप इस पे हर्जा आरोपित करें और कैसे आप स्थगन का आदेश पत्रक लिखें, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपका आदेश पत्रक बहुत मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि उस पत्रावली पर आप कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले जाएंगे और वो फाइलें आप बहुत त्वरित गति से निस्तारित कर सकेंगे। अब पहली तिथि है, प्रतिवादी साक्ष्य की पहली तिथि को एडजर्नमेंट आ गया, तो आप उसके एडजर्नमेंट खारिज न करें। मेरा जो सुझाव है आप उसके एडजर्नमेंट खारिज न करें, आप क्या करें
उस पर एक शर्त यानी कि कंडीशनल कॉस्ट रखना निरूपित है। कंडीशनल कॉस्ट का निरूपित करें और डेट कैसी लगाएं, उसमें बहुत ही शॉर्ट डेट लगाएं। दो चीजें आप ध्यान रखें। अब देखिए कंडीशनल कॉस्ट कैसे करें। कंडीशनल कॉस्ट आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 500 of the 50, 1000 of the 100, 1500 of the 150, 2000 of the 200। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये क्या चीज है, कौन सी गणित आपने हमको बता दी। ये देखिए गणित नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिवादी का इस परिस्थिति में आपके सामने कोई एप्लीकेशन आया एडजर्नमेंट का, स्थगन प्रार्थना पत्र आया। अब आदेश पत्रक आप कैसे लिखेंगे? आप आदेश पत्रक लिखेंगे कि प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र, पहले तो ऐसे लिखेंगे कि पुकार कराई गई, पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित है, अपने विद्वान अधिवक्ता से प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और यह भी कथन किया गया कि जो वादी है वो वादी बीमार हो गया है, इसलिए न्यायालय उपस्थित नहीं आ पाया है, इसलिए उसे समय प्रदान किया जाए। ये उसमें आपने लिखा तो क्या क्या बताया मैंने आपको, फिर ध्यान रखेंगे कि पुकार कराई गई, उभय पक्ष उपस्थित हैं, प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी बीमार होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका, इसलिए साक्ष्य संभव है। फिर आपने कॉमा लगाया, वादी ने स्थगन प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया। फिर आपने पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखा, उभय पक्षों को सुनने और पत्रावली के परिशीलन के उपरांत न्यायालय का यह मत है, चूंकि प्रतिवादी ही साक्षी है, उसी का शपथ पत्र दाखिल किया जाना था, वह बीमार हो गया है, ऐसे में साक्ष्य संभव नहीं हो पा रहा है। यह पहला अवसर है, यानी कि पहली बार तिथि नियत की गई उसके प्रतिवादी साक्ष्य के लिए। ऐसे में न्यायालय का मत है कि वादी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने। आदेश प्रतिवादी का स्थगन, अब चूंकि पहली डेट है, प्रतिवादी का स्थगन प्रार्थना पत्र मुद्रित 500 रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। क्या लिखा आपने? प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मुद्रित 500 रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर नियत तिथि को प्रतिवादी अपने साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल कर देता है तो हर्जे की उपर्युक्त वर्णित धनराशि मात्र 50 रुपया पड़ी जाएगी। अब आपने देखिए कंडीशन ऑर्डर किया क्या, क्योंकि पहली डेट है ये वाला ऑर्डर किया आपने 550 वाला, 550 वाला। आपने देखिए शर्त लगाई, अब देखिए भाई लालच आपने दिया दूसरे पक्षकार को कि 550, हमने अवसर भी दिया, डेट कितनी लगाई, शॉर्ट लगाई, मान लीजिए आज 24 तारीख है, हमने 26 तारीख लगा दी उसमें, या 27 तारीख 2-3 दिन की टाइम उसमें डेट लगा दी और 2-3 दिन के डेट में ये ऑर्डर कर दिया कि 500 यानी कि प्रतिवादी का स्थगन प्रार्थना पत्र 500 रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर नियत तिथि को प्रतिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल कर देता है तो हर्जे के ऊपर वर्णित धनराशि 50 रुपया पड़ी जाएगी। अब देखिए नियत पेशी को मान लीजिए प्रतिवादी उपस्थित आ गया, एक तो उसको ये लालच लगेगा सामने जी 550 में अगर हम शपथ पत्र दे देंगे तो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, अगर शपथ पत्र नहीं देंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, 500 रुपया देना पड़ेगा। तो एक तो ये लालच पैदा हो जाएगा। दूसरा जो वादी रहेगा उसको ये रहेगा कि देखिए साहब ने 500 रुपया आरोपित किया है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए डिफॉल्ट करेंगे तो इनको 500 रुपीज हमको देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए नेक्स्ट पेशी जो रहेगी उसमें मुझे लगता है 70-80% उसका एफिडेविट आ जाएगा। अगर किन्हीं परिस्थितियों में नहीं आता है फिर एडजर्नमेंट उसकी तरफ से आता है किसी आधार पे, तो अब देखिए दूसरा एडजर्नमेंट है, आप जो हर्जे का जो आधार है उसको आप बढ़ाते जाइए उसी हिसाब से।
कि अगर उसका दूसरा एडजस्टमेंट है तो आप उसको 1000 और 100 रुपया वाला रेशियो रखिए, लेकिन आपको पूरा उसका पहले का आचरण लिखना होगा इस आदेश पत्र में। जैसे मानिए दोबारा फिर एडजस्टमेंट आया उसकी तरफ से, कोई आधार लेकर के कि साहब ऐसे ऐसे करके वकील साहब बीमार हो गए या वकील साहब ने आज अपना वकालतनामा ही वापस ले लिया है और तत्काल हम कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं करा सकते हैं या अरेंज नहीं कर सकते हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर मान लीजिए आता है प्रतिवादी तो उपस्थित आता है लेकिन अधिवक्ता के आधार पर एडजस्टमेंट आता है। तो आप क्या करें, आप ऐसे ऑर्डर करें कि भाई पुकार पर पक्ष उपस्थित है, प्रतिवादी की ओर से पुनः स्थगन प्रस्तुत किया गया और यह आधार दिया गया कि उसके अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है और वह तत्काल कोई अधिवक्ता अरेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, वादी ने इसका प्रबल विरोध किया। फिर आपने लिखा कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक इतने को भी प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक इतने को भी प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रस्तुत किया गया था, यद्यपि कि प्रतिवादी ने पूर्ववर्ती जो 500 रुपया हर्जा अदा कर दिया, 500 रुपया हर्जा अदा कर दिया है, न्याय फिर वादी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनका स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार, फिर 2 दिन की डेट लगाई। 2 दिन की डेट आपने लगाई और ये आदेश किया कि भाई जो प्रतिवादी का स्थगन प्रार्थना पत्र वो 1000 रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर नियत तिथि को प्रतिवादी अपना साक्ष्य पत्र दाखिल कर देता है तो हर्जी की उपयुक्त बढ़ी धनराशि मात्र 100 रुपया दी जाएगी। अब देखिए मोस्ट मतलब 90% 95% ये चांसेस हैं कि उस डेट को शपथ पत्र जरूर आ जाएगा, कोई जिस कार्यवाही की नियत है वो कार्यवाही जरूर होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये कंडीशनल ऑर्डर विभिन्न परिस्थितियों में आप पारित कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 परिस्थितियां हो गई, 3 परिस्थितियां हो गई, और जब आप कोई एडजस्टमेंट खारिज कर रहे हो यहाँ ध्यान रखें कि मान लीजिए तीसरी परिस्थिति है, तीसरी परिस्थिति में फिर एडजस्टमेंट आ गया, तीसरी बार आ गया उसकी तरफ से। अब तीसरी बार आ गया और तीसरी बार में आपको ये लगता है कि नहीं कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं, वो कहते हैं साहब वकील साहब फलानी जगह व्यस्त हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, वकालतनामा तो आ गया बीच में उनका, लेकिन वो कहते हैं साहब फलानी जगह व्यस्त है दूसरे कोर्ट में, इसलिए वो नहीं आ सकते, इसलिए एडजस्टमेंट आ गया। एडजस्टमेंट आ गया तो आपको सारा डेटाज लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके मुद्दा पक्ष उपस्थित है, प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रस्तुत किया गया और यह भी कथन किया गया कि उसके अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है। वादी ने प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया, फिर आपने लिखा सुना और अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक फला को प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसके बाद दिनांक फला को प्रतिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, न्यायालय के द्वारा दोनों स्थगन प्रार्थना पत्रों में उसे अवसर प्रदान किया गया, इसके बाद फिर पुनः स्थगन प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्रावली बहुत प्राचीन है या इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश त्वरित निस्तारण का है या ये एक्शन प्लान की कैटेगरी की है, इस प्रकार से ये सारे रीजन्स आपको डेटा उसमें देने पड़ेंगे और वो सारे डेटा देते हुए आप क्या करेंगे, उनके स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये टैक्टिस आप अपनाएंगे, ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपकी उन पत्रावलियों पर पकड़ हमेशा बनी रहेगी और आप किसी भी मामले का त्वरित निस्तारण कर पाएंगे। तो ये आपने देखा कि भाई जो मोटी कॉस्ट और एडजस्टमेंट के प्रोविजंस थे ये आपके सामने हमने रखे। आशा है कि आपको इन सारे प्रावधानों से ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमने आपको बताए, इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर